जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 17वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 16वां क्लास देखा था, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 को डिस्कस करा था। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में हम लोगों ने ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सभी को समझा था और साथ ही इनसे संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन भी करा था, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 में हम लोग विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की चर्चा करेंगे, विद्युत शक्ति क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग विद्युत धारा के उसमें प्रभाव और विद्युत शक्ति से संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। आपका जो पहला टॉपिक है आज के इस सेशन का वो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये होता क्या है? तो मेरे मित्र, इसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। आप सबों के घरों में जब ज़्यादा लंबे समय तक पंखा चलते रहता है और फिर आप उसको बंद करते हो और जैसे ही पंखा को छूते हो तो आप सभी क्या महसूस करते हो कि सर पंखा जो है वो गर्म हो गया है। यहाँ पे जो आपका पंखा गर्म हो गया है उसके लिए आप सभी क्या कारण बताते हो? आप सभी कहते हो अरे ये ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा था इसीलिए ये गर्म हो गया। मेरे मित्र, यहाँ पे जो आप कह रहे हो ये ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पंखा से बहुत लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसके चलते आपका पंखा क्या हो गया? गर्म हो गया। तो आप बड़े ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सर जब भी किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस से या फिर किसी चालक तार से लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस या चालक तार गर्म हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं या फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। या आप और सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक पदार्थ गर्म हो जाता है और ये जो चालक पदार्थ गर्म हो रहा है वो विद्युत धारा के प्रवाह के चलते हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे चालक पदार्थ का गर्म होना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये आपका क्या है सर? एक कोई AB चालक पदार्थ है। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं कि ये क्या है? हमारा AB चालक पदार्थ है या फिर एक चालक तार है और इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब ये चालक पदार्थ है या फिर चालक तार है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध तो हर एक चालक पदार्थ का गुण होता है जो अपने में से होकर प्रवाहित धारा का क्या करता है? विरोध करता है। आप सभी कहेंगे कि सर थोड़ा देर के लिए आप यहाँ भी मान लीजिए कि ये जो हमारा AB चालक तार है इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो सर इसका प्रतिरोध R मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका I विद्युत धारा है इसको आप कितने समय तक प्रवाहित कर रहे हैं? आप सभी कहेंगे सर मान लीजिए T समय तक प्रवाहित कर रहे हैं। कितने समय तक प्रवाहित कर रहे हैं? T समय तक प्रवाहित कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जब जूल ने अपना स्पष्टीकरण दिया था यानी कि अपना नियम दिया था, उन्होंने अपने नियम में क्या बताया था? उन्होंने अपने नियम में बताया था कि अगर किसी चालक तार से I विद्युत धारा प्रवाहित हो और उस चालक तार की प्रतिरोध R हो और ये I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित हो रहा हो, तब जो ये चालक तार गर्म होगा और इससे जो ऊष्मा निकलेगी वो ऊष्मा कितनी होगी? तो आप सभी कहेंगे कि सर इसका जो रिलेशन था वो था H = I² RT, यानी कि जूल के अनुसार अगर किसी चालक पदार्थ से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो जिसका प्रतिरोध R हो और विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित हो रही हो तो चालक पदार्थ के गर्म होने से जो ऊष्मा मिलेगी वो आपको कितना ऊष्मा मिलेगी? आप सभी कहेंगे I² RT के रूप में मिलेगी, यानी कि I² RT के बराबर ऊष्मा मिलेगी।
ध्यान में रखिएगा, हम सभी जो विद्युतीय ऊर्जा की बात करते हैं वो विद्युतीय ऊर्जा क्या होता है, तो सर वही विद्युतीय ऊर्जा आपका I² होता है। क्या होता है सर, I² होता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसके द्वारा बताया गया था, तो सर जूल के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, जूल के द्वारा बताया गया था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम दिया गया था, आप सभी क्या कहेंगे, जूल के द्वारा दिया गया था। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जूल के अनुसार जो विद्युतीय ऊष्मा होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरुजी I² होता है। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो H है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिकल हीट है यानी कि विद्युतीय ऊष्मा है। ये I क्या है, करंट है। R क्या है सर, प्रतिरोध है। और T क्या है सर, समय है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको 3 कंडीशन याद रखने हैं। और वो 3 कंडीशन कौन कौन सा है, तो सर वो 3 कंडीशन है कि अगर आपका R और T कांस्टेंट हो, क्या हो सर, R और T कांस्टेंट हो, तो किसी चालक पदार्थ से जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ऊष्मा निकलेगी वो किसके समानुपाती होगी, तो आप सभी कहेंगे I के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी, I के समानुपाती होगी, यानी कि विद्युत धारा के समानुपाती होगी। कब, जब R और T प्रतिरोध और समय क्या हो आपका, निश्चित हो, कांस्टेंट हो। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका I और T यानी कि विद्युत धारा और समय क्या हो सर, कांस्टेंट हो, विद्युत धारा और समय क्या हो सर, कांस्टेंट हो, तब जो आपकी विद्युतीय ऊष्मा होगी वो किसके समानुपाती होगी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका क्या हो सर कि I और R दोनों कांस्टेंट हो, I और R दोनों कांस्टेंट हो, तब जो आपका विद्युतीय ऊष्मा होगा वो किसके समानुपाती होगी, T के समानुपाती होगी। तो आप चाहें तो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जब विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों ही क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, यानी कि नियत हो, क्या हो सर, कांस्टेंट हो, तब जो आपका विद्युतीय ऊष्मा होगा वो किसके समानुपाती होगा, आप सभी कहेंगे समय के समानुपाती होगा। और ये तीनों ही जो कंडीशन है ये किसका हिस्सा है, तो गुरुजी जूल के नियम का हिस्सा है, यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जो जूल ने अपना नियम दिया था उसी का हिस्सा है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि आप सभी यहाँ पे कह रहे हो कि गुरुजी H = I² होता है, और यही इक्वेशन हमको कभी कभी कैसे लिखा हुआ मिलता है, तो सर यही इक्वेशन आपको U = I² के रूप में लिखा हुआ मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे जो U है ये भी क्या है सर, तो सर ये भी आपका इलेक्ट्रिकल हीट ही है। कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिकल हीट को H से रिप्रेजेंट ना करके U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपको परेशान होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका H है वो क्या है, आप कह रहे सर विद्युतीय ऊष्मा है, तो आप बताइए कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऊष्मा का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जाहिर सी बात है कि विद्युतीय ऊष्मा का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। तो आप सभी ध्यान में रख लेना, जो आपका इलेक्ट्रिक हीट है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करा जाए, किसकी बात करा जाए, सीजीएस यूनिट की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है। और ध्यान में रखिएगा मैंने आपको कई बार बताया है कि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे 4.186 जूल होता है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, आप कहेंगे 4.186 जूल होता है। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि H = क्या होता है, I² होता है। क्या होता है, I² होता है। और आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हम लोगों ने ओम्स के लॉ से पढ़ा है, ओम के नियम से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर V जो है वो किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि गुरुजी I जो होता है वो V/R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, I जो होता है वो V/R के बराबर होता है। यानी कि विभवांतर और प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। मेरे मित्र आप कह रहे हो H = I²RT, तो आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी अगर हम इस I का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको एक नया इक्वेशन देखने को मिलेगा जिसको आप सभी रटते रहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आप सभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप सभी कह रहे हैं कि सर H = क्या होता है, I²RT होता है। क्या होता है, I²RT होता है। मेरे मित्र आप कह रहे हैं कि हम I = V/R रखें, बिल्कुल रखिए। आप सभी कहेंगे कि सर जब I = हम लोग V/R रखेंगे तो यहाँ पे I² है, इसका मतलब ये हुआ कि V/R² हो जाएगा।
किसका स्क्वायर हो जाएगा, V/R का स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे RT भी है, तो लीजिए गुना में हम लोग RT भी लिख दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, बाकी आप सभी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जूल ने बताया था वही चीज लिखा हुआ था। तो आप सभी यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे ये V² बटा R² इंटू R इंटू टी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये R जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ये H = I² RT है, यही इक्वेशन हमारा किस रूप में आ जाएगा, आप कहेंगे H = V²/R इंटू टी के रूप में आ जाएगा। सर आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको रटते रहते हैं, तो रटना आपको नहीं है, सीधे समझना है कि H = I² RT होता है। और अगर हम लोग ओम के नियम के अनुसार I = V/R यहाँ पे रख दें तो V² बटा R² हो जाएगा, और ये R और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं H = V² बटा R इंटू टी लिख सकते हैं। ये भी क्या होता है सर, तो विद्युत के उष्मीय प्रभाव के लिए आपका इक्वेशन हो जाता है। मेरे मित्र, अगर आपको विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के बारे में बस इतना सा याद है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत शक्ति की। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे। पहले तो आप ये बताओ कि शक्ति क्या होता है। आप सभी कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और आपने भी कई बार बताया है कि शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा में व्यय की दर। शक्ति का मतलब क्या होता है, ऊर्जा में व्यय की दर। क्योंकि यहाँ पे विद्युत शक्ति लिखा हुआ है तो हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और आप सभी इसी डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर अगर हम विद्युत शक्ति को P से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें, P से, और हम लोग कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर शक्ति कहलाती है, तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी P = हो जाएगा E/T। P = क्या हो जाएगा, E/T। यहाँ पे E क्या है, तो आप कहेंगे सर ये विद्युत ऊर्जा है। E क्या है, विद्युत ऊर्जा है, और साथ ही साथ ये T क्या है, समय है। तो विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। बड़ा ही आपका सिंपल सा चीज था। ध्यान में रखिएगा, ये जो आप यहाँ पे P = E/T लिख रहे हैं, यही चीज आपको कहीं कहीं पे कैसा लिखा हुआ मिलता है, तो सर P = W/T के रूप में लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे जो आपका W है वो भी क्या है सर, तो सर ये भी जो है W, ये भी विद्युत ऊर्जा ही है। क्या है सर, विद्युत ऊर्जा ही है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे, आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर शक्ति को हम लोग कार्य करने की दर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो W है ये विद्युतीय कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इतना आपको नहीं सोचना है, सिंपल याद रखना है विद्युत शक्ति के बारे में कि विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो आप इक्वेशन P = E/T लिख लो, या फिर आप P = W/T लिख लो, दोनों का मतलब सेम होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन याद रखना है कि चूंकि आप कह रहे हो कि गुरुजी P = W/T होता है, तो हम लोग W = PT भी तो कह सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आप सभी कह रहे हैं कि सर चलो ये चीज तो हमने समझ लिया, बड़ा ही सिंपल था। अब ये बताओ कि विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होगा या फिर ऐसा यूनिट क्या होगा। मेरे मित्र आप क्या कह रहे हो कि गुरुजी इलेक्ट्रिक पावर = इलेक्ट्रिक एनर्जी बटा टाइम लिख रहे हैं। जरा सा आप ये बताओ, ये जो विद्युत ऊर्जा है इसका यूनिट क्या होता है। आप कहेंगे सर अभी ना देखे हैं, विद्युत ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। कितना होता है सर, जूल होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे सर सेकेंड होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जूल पर सेकेंड जो है ये किसका ऐसा यूनिट हो जाता है, तो सर जूल पर सेकेंड जो है ये इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, तो सर इसी को वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। और वाट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि जरा सा ये बताओ कि 1 वाट = कितना होगा, 1 वाट = कितना होगा, आप सभी क्या कहेंगे, सर 1 वाट = हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे आपका 1 जूल विद्युत ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च हो रहा है,
1 जूल विद्युत ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च हो रहा है, तब वहां पे विद्युतीय शक्ति कितनी है? आप सभी कहेंगे 1 वाट है। कितनी है सर? 1 वाट है। साथ ही ध्यान में रखिएगा एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप सभी कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू विद्युत ऊर्जा बटा समय होता है, और अभी जस्ट आपने देखा है कि सर विद्युत ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर विद्युत ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? एक प्रकार का उष्मा होगा, या इसी को हम लोग विद्युतीय उष्मा कहते हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ से अगर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है और वो चालक पदार्थ जो गर्म हो जाता है तो उससे आपको कितना उष्मा मिलती है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी जस्ट आपने बताया है कि जब चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होगा और वो चालक पदार्थ गर्म हो जाएगा तो गर्म होने से जो आपको उष्मा मिलेगी वो कितना होगा? I² होगा। कितना होगा? I² होगा। तो यहाँ पे जो आप विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं तो वो आपका क्या है? उष्मा ऊर्जा है, और उष्मा ऊर्जा कितना होता है? I² होता है। तो भाई मेरे आप ये भी लिख सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हम लोग I²RT बटा T लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I²RT बटा T लिख सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आप इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज करेंगे, आप कहेंगे गुरुजी ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू I²R लिख सकते हैं। P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I²R लिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा जब आपके क्वेश्चन में विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया हुआ हो और आपसे शक्ति निकालने के लिए बोला जाए, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सर ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग यहाँ पे P इक्वल्स टू I²R कह सकते हैं तो हम लोग तो यहाँ पे एक और चीज कह सकते हैं। क्या? कि हम कह रहे हैं कि ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है और I इक्वल टू V/R होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी R इक्वल टू V/I हो जाएगा। अगर इस प्रतिरोध का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमारा तो एक और इक्वेशन आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? I² होता है। क्या होता है? I² होता है। आप कह रहे हैं कि ओम्स लॉ से R इक्वल टू V/I होता है, तो अगर हम P इक्वल्स टू I² इंटू R के जगह क्या रख दें? R के जगह हम V/I रख दें। कितना रख दें सर? V/I रख दें। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये स्क्वायर इस I को कैंसिल कर देगा और ये क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू VI हो जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपके क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ हो और विद्युत धारा दिया हुआ हो और फिर आपसे विद्युत शक्ति पूछा जाए, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर P इक्वल्स टू VI लगाएंगे। क्या लगाएंगे? P इक्वल्स टू VI लगाएंगे। तो आपको विद्युत शक्ति के बारे में कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? पहला फॉर्मूला याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E/T हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे वाट होता है। 1 वाट इक्वल टू कितना होता है? आप सभी कहेंगे 1 जूल पर सेकेंड होता है। जब आपके क्वेश्चन में विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा और विद्युत शक्ति की बात करा जाएगा, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो P इक्वल टू I² फॉर्मूला लगाएंगे। साथ ही साथ जब आपके क्वेश्चन में V दिया हुआ रहे और I दिया हुआ रहे और तब आपसे विद्युत शक्ति के बारे में पूछा जाए, तब आप कहेंगे गुरुजी ये फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, या फिर इतना जूल है तो इसको यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, या कोई हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो 50 वाट का होता है, वो प्रत्येक दिन 3 घंटा चल रहा है और आपसे पूछ लिया जाता है कि 7 दिन में इसके द्वारा खर्च की गई यूनिट में विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की। ध्यान में रखिएगा आपको यूनिट से संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन याद रखना है, और वो रिलेशन क्या है सर? वो रिलेशन है कि 1 यूनिट कितना के बराबर होता है? 1 यूनिट 1 kWh के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 kWh के बराबर होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो आपका kWh है, तो जब भी आपसे कोई ये पूछता है कि 1 kWh में कितना जूल होता है, तो आप सभी क्या कहते हैं? खट से कहते हैं कि 1 kWh में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी 1 यूनिट में कितना जूल हो जाएगा? 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि 1 यूनिट कितने के बराबर है? 3.6
3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है वो कितने के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। मेरे मित्र इसी रिलेशन को अगर आप ऐसे लिखें कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 जूल में कितना यूनिट होगा, आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे हम 1 जूल इक्वल टू कह सकते हैं 1/3.6 इंटू 10⁻6 यूनिट हो जाएगा। तो बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, बाकी ये रिलेशन अपने आप कैलकुलेट होते चला जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 50 वाट का है और ये प्रत्येक दिन 3 घंटे चल रहा है और 7 दिन में इसके द्वारा उपभोग की गई विद्युतीय ऊर्जा यूनिट में कितना होगा, तो आप सभी क्या करेंगे? आप सभी बस एक फार्मूला याद रखेंगे। क्या? तो आप सभी चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि विद्युतीय ऊर्जा यूनिट में, तो आपके क्वेश्चन में जितना वाट दिया हुआ रहेगा और साथ ही साथ जितना घंटा तक चल रहा है यानी कि आवर जो होगा उसको, और फिर जितना दिन तक चल रहा है यानी कि डे, यानी कि आपके क्वेश्चन में जितना वाट दिया हुआ रहेगा, जितना आवर तक चल रहा है और जितना दिन तक चल रहा है, तीनों को गुना कर देंगे और क्या करेंगे सर, और 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेरे मित्र अगर आपको विद्युत धारा के उसमें प्रभाव और विद्युत शक्ति से संबंधित इतना सारा फॉर्मूला और ये कुछ छोटी छोटी बातें याद रहती है या आपके माइंड में रहता है, तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 110 पास्कल, दूसरा ऑप्शन है 110 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 110 वाट और चौथा ऑप्शन है 110 जूल। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई विद्युत बल्ब है जो कि 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से जो धारा उत्पन्न हो रही है वो है 0.50 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बल्ब कितने पावर का है, यानी कि बल्ब का शक्ति क्या है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है कि विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट है। कितना है? 220 वोल्ट है। और विद्युत धारा कितना है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 0.50 एम्पियर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो विद्युत बल्ब है उसकी शक्ति क्या है, यानी कि P = वाट। बताइए ना बनेगा? आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अभी आपने बताया है कि अगर हमारे क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ हो और धारा दिया हुआ हो तो शक्ति क्या हो जाता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी P = VI हो जाता है। क्या हो जाता है? P = VI हो जाता है। आप कहेंगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पे विभवांतर के जगह 220 रख दें और विद्युत धारा के जगह 0.50 एम्पियर रख दें और दोनों को गुना कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ध्यान में रखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और कहेंगे सर ये बटा 100 हो जाएगा। ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा, साथ ही ये 0 आपका इसके साथ सेटल हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर जब 22 और 5 को गुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। 110 क्या? आप सभी कहेंगे कि सर शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो सर वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमसे बल्ब का शक्ति पूछा जा रहा है, इसीलिए हमारा जो आंसर आया है वो किस में होगा? तो सर वाट में होगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 72 × 10⁻6 जूल, दूसरा ऑप्शन है 72 × 10⁸ जूल, तीसरा ऑप्शन है 7.2 × 10⁸ जूल और चौथा ऑप्शन है 7.2 × 10⁻6 जूल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी घर में एक माह में 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, तो ये जो 200 यूनिट ऊर्जा है इसका जूल में मान कितना होगा?
मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि एक यूनिट में कितना जूल होता है। आप सभी कहते हैं कि सर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 200 यूनिट में कितना जूल होगा, बताइए ना बनेगा। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अगर 3.6 इंटू 10⁶ जूल को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 200 यूनिट में कितना जूल होगा वो हमको मिल जाएगा। बिल्कुल सर, ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 200 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 200 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर आपका आगे क्या है? 3.6 इंटू 10⁻⁶। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे 10⁻² है और यहाँ पे 10⁻⁶ है और दोनों का जो बेस है वो क्या है सर? समान है, तो पावर क्या होगा सर? जुट जाएगा। क्या है? तो गुना में लिखा हुआ है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर यही चीज हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻² है और 10⁻⁶ है, दोनों का पावर जुटेगा तो आप कहिएगा 6 2 8 हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 10⁸ आप फिर से कहेंगे कि सर जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम कह सकते हैं सर ये 36 दूना 72 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव डाल देते हैं सर, ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁸ 7.2 इंटू 10⁸ जूल। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 200 यूनिट का जो वैल्यू है जूल में कितना होगा, आप सभी कहेंगे 7.2 इंटू 10⁸ जूल होगा और इसीलिए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 इंटू 10⁸ जूल है, इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2500 इकाइयाँ, दूसरा ऑप्शन है 250 इकाइयाँ, तीसरा ऑप्शन है 25 इकाइयाँ और चौथा ऑप्शन है 0.25 इकाइयाँ। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी विशिष्ट घर में जूल में कितना ऊर्जा खपत हो रहा है, तो सर एक माह में 9 इंटू 10⁸ जूल ऊर्जा खपत हो जा रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो आपका ऊर्जा जूल में है ये यूनिट में कितना होगा? ये यूनिट में कितना होगा? आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि एक यूनिट इक्वल टू कितना जूल ऊर्जा होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा होता है। भाई मेरे, जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा होता है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल में एक यूनिट होता है। बिल्कुल सर, तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि सर 3.6 इंटू 10⁶ जूल में कितना यूनिट होता है? तो एक यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है? एक यूनिट होता है। और अगर आपसे ये बोला जाए कि एक जूल में कितना यूनिट होगा, आप खट से कहेंगे कि गुरुजी एक जूल इक्वल टू हो जाएगा 1/3.6 इंटू 10⁶ यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3.6 इंटू 10⁶ यूनिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता चल गया है कि एक जूल में कितना यूनिट होता है, तो आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि 9 इंटू 10⁸ जूल में कितना यूनिट होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमको कितना यूनिट होगा ये चीज पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ जूल गुना ये हो जाएगा आपका 1/3.6 इंटू 10⁶। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अगर 9 को 3.6 से डिवाइड करा जाए तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि सर ये 10⁸ तो ऊपर है और ये 10⁶ नीचे है, तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप कहेंगे सर माइनस में हो जाएगा और जो ये पावर है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻²। कितना लिख सकते हैं? 2.5 इंटू 10⁻²। ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कहेंगे कि सर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम कह सकते हैं कि सर 2.5 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻² है तो 100 हो जाएगा। तो लीजिए हम यहाँ पे 100 लिख दे रहे हैं। आप कहेंगे कि सर सॉल्व करेंगे तो ये 2500 और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी आप लगा दीजिए एक अंक बाद दशमलव। यानी कि आपका जो जूल में दिया गया ऊर्जा 9 इंटू 10⁸ जूल है वो यूनिट में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 250 यूनिट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल।
आपसे पूछा जा रहा है कि 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटा तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट होगी। बताइए ना बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर कितनी है 1250 वाट है और इसको प्रत्येक दिन 3 घंटा तक चलाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिन में इस इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट में कितना होगा। आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने फॉर्मूला बताया है कि विद्युतीय ऊर्जा यूनिट में कितना होती है, विद्युतीय ऊर्जा यूनिट में कितना होती है। तो आप सभी कहते हैं कि सर जितना हमारा वाट का इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होता है, साथ ही वो जितना देर तक चलता है और जितना दिन का हमको निकालना रहता है, सबको गुना करके 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या निकल जाता है। तो सर विद्युत ऊर्जा यूनिट में निकल जाता है कि उस इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस के द्वारा, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस बोले तो जो आपका टीवी है, फ्रीज है या फिर पंखा है या बल्ब है या फिर जो इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस कहलाते हैं। तो जब आप वाट, आवर, डे तीनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस के द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट में मिल जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक आयरन का पावर कितना है, तो 1250 वाट है। साथ ही साथ कितना घंटा चलाया जा रहा है प्रत्येक दिन, तो सर 3 घंटा प्रत्येक दिन चलाया जा रहा है। और कितने दिन का निकालना है सर, एक दिन का निकालना है, तो गुना 1 हो जाएगा। साथ ही क्या कहेंगे सर, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए कर देते हैं। आप कहेंगे कि सर ये 0 और ये 0 सेटल हो जाएगा और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 गुना 3 कितना हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ये 375 हो जाएगा और बटा कितना होगा सर 100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 3.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.75 आ जाएगा। यानी कि कितना यूनिट होगा सर, 3.75 यूनिट होगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 100 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 1 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 20 सेकेंड। बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे सर आसानी से बना लेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई बल्ब है जिसकी पावर कितनी है 50 वाट है और ये बल्ब जो है वो 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस 50 वाट के बल्ब के द्वारा 1000 जूल ऊर्जा को उपभोग करने में कितना समय लिया गया होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे बल्ब का शक्ति कितना दिया हुआ है, 50 वाट दिया हुआ है। ये कितना जूल ऊर्जा उपभोग कर रहा है, तो सर एनर्जी इक्वल टू दिया हुआ है 1000 जूल। कितना दिया हुआ है, 1000 जूल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय क्या होगा, यानी कि टी इक्वल टू वाट। मेरे मित्र आप सभी ने क्या देखा है, आप सभी ने देखा है कि गुरुजी पावर इक्वल टू क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बटा शक्ति होता है। यानी कि हम E बटा टी लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय क्या होगा। भाई मेरे जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा E इक्वल्स टू पी टी और हम लोग चाहें तो यहाँ से T इक्वल टू क्या कह सकते हैं कि गुरुजी E बटा पी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, E बटा पी कह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये E क्या है, तो आप कहेंगे विद्युतीय ऊर्जा है जो कि आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो सर 1000 जूल दिया हुआ है। तो लीजिए E के जगह हम 1000 जूल रख दे रहे हैं। और ये P क्या है सर, तो आप कहेंगे सर विद्युत शक्ति है और शक्ति कितना दिया हुआ है, 50 वाट दिया हुआ है। तो लीजिए 1000 बटा 50 कर देते हैं। ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा और आप कहेंगे सर 20 पंचे 100 होता है। यानी कि बल्ब के द्वारा 1000 जूल ऊर्जा का उपभोग करने में कितना समय लिया गया होगा, आप कहेंगे 20 सेकेंड लिया गया होगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक आयरन जिस पर 100 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त कुल ऊर्जा kWh में होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9000, दूसरा ऑप्शन है 900, तीसरा ऑप्शन है 90000 और चौथा ऑप्शन है 90। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई आयरन है जिस पे 1000 वाट अंकित है। जब उस पे 1000 वाट अंकित है तो इसका मतलब ये हुआ आयरन की शक्ति कितनी है, 1000 वाट। तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन में P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1000 वाट दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, फिर आगे कहा जा रहा है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है।
यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर 1000 वाट है, इसको प्रत्येक दिन कितना देर चलाया जाता है? 3 घंटे तक चलाया जाता है। यानी कि आपका टाइम कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर टाइम 3 आवर दिया हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त कुल ऊर्जा kWh में क्या होगी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इस आयरन को प्रत्येक दिन 3 घंटे चलाया जाए तो इसके द्वारा 30 दिन में खर्च की गई ऊर्जा kWh में कितनी होगी, किलोवाट आवर में कितनी होगी, ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए कि आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें तो हमको यूनिट पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे kWh पूछा जा रहा है। भाई मेरे कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर 1 यूनिट कितने के बराबर होता है? तो 1 यूनिट 1 kWh के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 kWh के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये ऊर्जा यहाँ पे जो इस आयरन के द्वारा खर्च की जाएगी वो kWh में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अगर यूनिट निकाल लेंगे तो kWh तो अपने आप निकल जाएगा। बिल्कुल सर। और आप सभी यूनिट निकालने के लिए क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस का पावर होता है, साथ ही वो जितना देर तक चलता है और जितना दिन तक चलाया जाता है सबको गुना करके 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको यूनिट में कितना ऊर्जा खपत हो रहा है ये चीज मिल जाता है। बिल्कुल सर। ध्यान दीजिएगा कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन का पावर कितना है? आप कहेंगे 1000 वाट। तो लीजिए 1000 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 घंटा हो जाएगा। तो लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना दिन तक चलाया जा रहा है सर? तो 30 दिन तक। तो लीजिए यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1000 हो जाएगा। कहिएगा ये 1000 और 1000 कट जाएगा सर, और ये हो जाएगा 3 और 30 दोनों जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे जो ये 90 आया है वो क्या है? तो यूनिट है। लेकिन हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यूनिट जो है वो kWh के बराबर होता है। तो ये जो आपका 90 यूनिट है वो कितना kWh है? आप कहेंगे सर यह ना हमारा kWh भी हो जाएगा, तो हम इसको 90 kWh लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 0.7 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 7 यूनिट और चौथा ऑप्शन है 1 यूनिट। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर बड़े ही आसानी से बना लेंगे। और ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा आप करके नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसकी ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1/4, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा ऑप्शन है 2 गुना और चौथा ऑप्शन है 4 गुना। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। मेरे मित्र आप सभी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के बारे में क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर अगर कोई चालक तार है हमारा और उससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है और इस चालक तार का प्रतिरोध R होता है और ये I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित हो रही होती है, तब जो यहाँ पे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का वैल्यू होता है वो कितना होता है? आप कहते हैं सर H = I² RT होता है। कितना होता है? H = I² RT होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है वो विद्युत धारा पे भी डिपेंड करता है, प्रतिरोध पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ समय पे भी डिपेंड करता है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर चालक पदार्थ के प्रतिरोध को R/2 कर दिया जाए, यानी कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, तब जो आपका विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होगा वो क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव करंट, प्रतिरोध और समय तीनों पे डिपेंड करता है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? H = I² R/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का मान होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर
प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 15 वाट, दूसरा ऑप्शन है 22.5 वाट, तीसरा ऑप्शन है 135 वाट और चौथा ऑप्शन है 1350 वाट। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई प्रतिरोध है, मान लीजिए कि ये आपका एक प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है? तो सर 10 ओम दिया हुआ है। इस प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? तो सर इस प्रतिरोध से 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि कितना देर तक बनी रहती है? तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मिनट तक बनी रहती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस प्रतिरोध के द्वारा कितना मात्रा में उष्मा ऊर्जा निष्कासित किया जाएगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग H = I² फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में विद्युत धारा भी दिया हुआ है, प्रतिरोध का मान भी दिया गया है और साथ ही साथ समय भी दे दिया गया है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका मिनट है इसको आप किस में चेंज करेंगे? तो सर सेकंड में चेंज करेंगे। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। ध्यान में रखिएगा कि जब आप इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे I² है तो हम लोग यहाँ पे 1.5 एम्पियर को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो सर 1.5 × 1.5 2 बार लिख लेते हैं, बात हमारा बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रतिरोध कितना है? तो सर प्रतिरोध का मान 10 ओम दिया हुआ है, लीजिए गुना 10 कर देते हैं और आपका समय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 60 सेकेंड हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे बटा 10 हो जाएगा, ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 15 और 15 कितना होता है सर? तो आप कहेंगे सर जब गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है तो 225 × 6 हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 × 15 और 6 × 2 = 12, 1 × 13। यानी कि इस प्रतिरोध के द्वारा 1 मिनट में कितना उष्मा ऊर्जा निष्कासित की जाएगी? आप कहेंगे 1350 वाट उष्मा ऊर्जा निष्कासित की जाएगी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 वाट, दूसरा ऑप्शन है 1.5 वाट, तीसरा ऑप्शन है 0.5 वाट और चौथा ऑप्शन है 3.0 वाट। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। फिर कहा जा रहा है कि स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर डैश होगी, शक्ति क्या होगी? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में विभवांतर कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ विद्युत धारा कितना दिया हुआ है? तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि P = वाट, यानी कि शक्ति क्या होगी? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर P = VI होता है। V की जगह 6 रखेंगे और I की जगह क्या रखेंगे सर? 0.5 रखेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि कितना शक्ति होगा? आप कहेंगे 3.0 वाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उन सभी को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न या इस कंसेप्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।